हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो है बाल विकास। ठीक है, इस विषय के ऊपर दोस्तों मैं कुछ वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो अति लघु उत्तरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में पूछ जाते हैं उन्हीं के बारे में। जो पहला प्रश्न कौन सा इसमें देख लेते हैं। व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखिए। ठीक है, ये देखिए डीएलएड 2017 में पूछा गया था। हम लोग देख लेते हैं। वेलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। इसमें दोस्तों क्या प्रश्न पूछा है कि व्यक्तित्व की दो विशेषताएं लिखी हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक है, जो पहला है कौन सा है वो आत्मचेतना। ठीक है, इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। व्यक्ति की प्रथम एवं प्रमुख विशेषता है आत्मचेतना। अपनी इसी विशेषता के कारण उसे सर्वोच्च प्राणी का स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, जो मनुष्य है उसका जो प्रमुख विशेषता क्या, आत्मचेतना। इसी के कारण दोस्तों हम लोग को सर्वोच्च जो प्राणी का स्थान प्राप्त है। दूसरा है सामाजिकता। ठीक है, मनुष्य को समाज से अलग कर उसके व्यक्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसमें बताया जाता है कि जो मनुष्य है उसको समाज से अलग करके उसके व्यक्तित्व की कल्पना कभी नहीं की जा सकती। इसमें क्या प्रश्न पूछा, चलिए इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों के अन्य लोगों के प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है। तो ये दोस्तों ये क्या कहलाता है, यह बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है, ये व्यक्तित्व दो प्रकार के होते हैं। इसमें आपका इसका जो कथन है इसका बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहलाएगा। एक और प्रश्न देख लेते हैं। इसमें प्रश्न क्या पूछा है कि CAT का निर्माण किसने किया था। ठीक है, ये भी आपको देखिए डीएलएड 2016 में पूछा गया था। तो CAT का निर्माण लियो बेलक जो है इन्होंने किया था। एक और प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है। ठीक है, ये दोस्तों आपके डीएलएड 2016 में पूछा गया था। तो दोस्तों ये जो लक्षण है किसका है, ये व्यक्तित्व का है। चलिए हम लोग देखते हैं एक और प्रश्न। इसमें प्रश्न पूछा है कि व्यक्तित्व या व्यक्तिक विभिन्नता का एक परिभाषा लिखिए। ठीक है, जो व्यक्तिक विभिन्नता है इसकी एक परिभाषा। तो हम लोग देखते हैं किसके अनुसार दोस्तों, टायलर के अनुसार। ठीक है, शारीरिक आकार एवं संरचना, बुद्धि, रुचि, मानसिक क्षमता तथा व्यक्तित्व के लक्षण में मापने योग्य विभिन्नताओं को व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, जो व्यक्तिक विभिन्नता होती है यह हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है। ठीक है, हर एक व्यक्ति अपने बुद्धि से या शारीरिक से या मानसिक किसी भी रूप से हर एक व्यक्ति से भिन्न होता है। एक और प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि व्यक्तिक भिन्नता का स्वरूप बहुत जटिल एवं बहुआयामी है। यह शब्द किसने कहा था। तो दोस्तों यह स्किनर ने कहा था। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। इसमें प्रश्न क्या पूछा है कि अंतः वैयक्तिक भिन्नता से आप क्या समझते हैं। जो अंतः वैयक्तिक भिन्नता, इससे आप क्या समझते हैं। चलिए इसको तो हम लोग देख लेते हैं। अंतः वैयक्तिक भिन्नता का तात्पर्य एक ही व्यक्ति का अपनी दो योग्यताओं या शील गुणों में भिन्न होना समझा जाता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, किसी बालक में मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि की तुलना में अमूर्त बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, जो आपकी मूर्त बुद्धि जो आप सामने देख सकते हैं, ठीक है, और जो आपकी अमूर्त बुद्धि इसमें अधिक होती है। मतलब अमूर्त बुद्धि का मतलब कि जो आप कल्पना कर सकते हैं, किसी वो चीज़ें आपके सामने नहीं है लेकिन उस तथ्य को आप रख के उस पर आप कल्पना कर सकते हैं। अब देखते हैं एक और प्रश्न। इसमें प्रश्न पूछा है कि अंतर्वैयक्तिक भिन्नता से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। एक व्यक्ति की योग्यता का दूसरे व्यक्ति की योग्यता से भिन्न होना अंतर्वैयक्तिक भिन्नता कहलाती है। जैसे बुद्धि एक क्या है, मानसिक योग्यता है। इस दृष्टिकोण से दो बालक एक दूसरे से भिन्न मतलब अलग हो सकते हैं या होते भी हैं, जिससे एक बालक औसत बुद्धि वाला तथा दूसरा बालक तीव्र बुद्धि वाला या मंद बुद्धि वाला हो सकता है।
इसीलिए हर एक बालक अलग अलग होते हैं, बुद्धि से भी और मानसिक रूप से भी। ठीक है, एक और प्रश्न देख लेते हैं। इसमें प्रश्न पूछा कि कल्पना, ठीक है, इसकी एक परिभाषा। तो हम लोग देख लेते हैं मैकडूगल के अनुसार, क्योंकि मैकडूगल महोदय ने इसको बहुत अच्छे शब्दों में स्पष्ट किया था। दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना है क्या आपका कल्पना है। चलिए इसमें और प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि प्रतीक व चिन्ह से आप क्या समझते हैं। चलिए बोरिंग महोदय हैं, देख लेते हैं। लैंगफील्ड तथा वेल्ट के अनुसार प्रतीक व चिन्ह मोहरे व गोटियां हैं। ठीक है, जो आपका प्रतीक और चिन्ह क्या है, मोहरे, जो मोहर लगाया जाता है, और गोटियां हैं जिनके द्वारा चिंतन का महान खेल खेला जाता है। इसके बिना यह खेल इतना अभूतपूर्व एवं सफल नहीं हो सकता। एक और प्रश्न, इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि चिंतन की एक परिभाषा लिखिए। ठीक है, जो आप चिंतन है इसकी एक परिभाषा लिखिए। तो हम लोग देख लेते हैं वारेन के अनुसार चिंतन एक वैचारिक एवं प्रतीकात्मक प्रकृति वाली प्रक्रिया। चिंतन कैसी, एक वैचारिक, एक विचार, ठीक है, प्रतीकात्मक करने वाली क्या एक प्रक्रिया है, जो व्यक्ति को किसी समस्या को समझने एवं उसके निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए क्या करता है, समाधान प्रस्तुत करता है। चिंतन क्या करता है, एक व्यक्ति की किसी समस्या को समझने के लिए, ठीक है, वो समस्या में उस समस्या को कैसे समझेगा और उस समस्या को कैसे वो दूर करेगा, इसका निष्कर्ष कैसे निकालेगा, ये चिंतन की एक परिभाषा हुई। एक और देख लेते हैं प्रश्न, इसमें पूछा कि तर्क की एक परिभाषा। तर्क क्या है, तो मन के अनुसार हम लोग देख लेते हैं। तर्क व्यक्ति के विगत अनुभवों के आधार पर किसी समस्या का हल न होने की दशा में पूर्व अनुभवों के व्यवस्थित विश्लेषण द्वारा समस्या का समाधान प्राप्त होने की स्थिति है। ठीक है, तर्क मतलब कि आप इसमें ये बता रहा है कि आप तर्क में पूर्व अनुभव का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो समस्या आपके सामने आई वैसी समस्या आपको कभी पास्ट में आई थी, तो उसी की सहायता से आप उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका तर्क है, एक तर्क लगा के। एक और प्रश्न है, इसमें क्या प्रश्न पूछाएगी, जैविक वंशानुक्रम कारण से क्या तात्पर्य है। चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। जैविक कारक से तात्पर्य ऐसे कारकों से होता है जो क्या होते हैं, अनुवांशिक होते हैं तथा जो जन्म या जन्म से पहले से ही व्यक्ति में विद्यमान होते हैं। ठीक है, जो जन्म से या जन्म से पहले ही उस व्यक्ति में वो विद्यमान होता है, जो वंशानुक्रम होता है। ठीक है, और व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है और व्यक्ति के विकास को भी वो प्रभावित करता है। चलिए एक और प्रश्न इसमें देखते हैं। प्रश्न क्या पूछा है कि प्रक्षेपी विधियों के 4 उदाहरण लिखिए। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, दूसरा है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, आपका तीसरा क्या है बालकों का अंतर्बोध परीक्षण, आपका जो चौथा है शब्द साक्षर परीक्षण। चलिए और प्रश्न देखते हैं। इसमें प्रश्न एक और पूछा है कि रोसा परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था। जो रोसा परीक्षण विधि है इसको किस मनोवैज्ञानिक ने किया था, तो दोस्तों वो हर्मन रोसार्ट ने ही ये प्रारंभ किया था। ये भी आपको डीएलएड 2017 में पूछा गया है। एक और प्रश्न देख लेते हैं, टीएटी का संबंध किससे है। जो टीएटी इसका संबंध क्या है, व्यक्तित्व जो परीक्षण होता है उसी में एक परीक्षण ये भी है टीएटी, तो इसका संबंध किससे होगा, वो व्यक्तित्व से होगा। ये भी डीएलएड 2017 में पूछा गया। तो दोस्तों मैंने वही प्रश्न लिया जो इससे पहले परीक्षा में पूछा गया था, जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एक और प्रश्न, प्रक्षेपी परीक्षणों की 2 विशेषताएं लिखिए। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं। ऐसे परीक्षण द्वारा अधिक मात्रा में जटिल मूल्यांकन आंकड़े उत्पन्न किए जाते हैं। ऐसे परीक्षण द्वारा जो अधिक मात्रा में क्या है, जो जटिल मूल्यांकन के आंकड़े हैं उसको उत्पन्न किए जाते हैं। का दूसरा पॉइंट है, ऐसे परीक्षण द्वारा व्यक्तित्व की एक संगठित तस्वीर सामने आती है। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि युंग ने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को किन किन भागों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, चलिए ये भी डीएलएड 2015 में पूछा गया था, इसका हम उत्तर देख लेते हैं। युंग ने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला कौन सा है, बहिर्मुखी। ठीक है,
दूसरा आपका अंतर्मुखी और तीसरा जो आपका उभयमुखी। ठीक है, बहिर्मुखी क्या होते हैं, एक अच्छे वक्ता होते हैं। ठीक है, और अंतर्मुखी एक अच्छे लेखक होते हैं। और जो आपका उभयमुखी है इसमें इन दोनों का गुण पाया जाता है। एक और प्रश्न देख लेते हैं, इसमें क्या है, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाली TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों ये जो व्यक्तित्व परीक्षण होता है इसके लिए जो प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण हेनरी, ठीक है, और मुरे एवं क्रिस्टीना डी मार्गन ने किया था। ठीक है, एक और प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है। ठीक है, इन्होंने व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है। पहला है पीला पित्त, दूसरा है काला पित्त, तीसरा है रक्त पित्त, चौथा है कफ। ठीक है, कफ पित्त, जिसको आप श्लेष्मा बोलते हैं। एक और प्रश्न देख लेते हैं, इसमें जो प्रश्न पूछा है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है। ठीक है, जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व है, मैंने बताया था अंतर्मुखी क्या होती है, एक अच्छे लेखक होते हैं। क्लियर, हम लोग देखते हैं इसके बारे में। अंतर्मुखी जो व्यक्ति हैं वह बहिर्मुखी से विपरीत होते हैं। ऐसे व्यक्ति आत्मकेंद्रित हैं, मतलब खुद पे वो ध्यान देते हैं, चिंतनशील होते हैं, मतलब चिंतन करते हैं, तथा एकांत प्रिय, वो एकांत में रहना पसंद करते हैं। इस व्यक्तित्व के लक्षण, स्वभाव, आदतें, अभिवृत्तियाँ आदि वह रूप में प्रकट नहीं थे, मतलब वो किसी समय प्रकट नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको अंतर्मुखी कहा जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे हर एक व्यक्ति को ये वीडियो मिल सके।